सभी को आप लेकर आए हूँ आपके लिए एग्रीकल्चर वोमेन क्लास में फल उद्यान प्रबंधन और मैनेजमेंट। पिछली जो अपनी क्लास थी उस क्लास में हमने जो फल उत्पादन जो प्रबंधन होता है उसका स्थान का चुनाव जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उसका सिलेक्शन होना चाहिए, अच्छे उत्पादन के लिए कौन कौन से चरणों को अपनाना चाहिए, इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था। आज की जो अपनी क्लास होगी उस क्लास का जो टॉपिक है वो है कि ये जो फल उत्पादन है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता होती है। उस योजना के अंदर किस प्रकार की योजना हमें पहले बनानी चाहिए ताकि जो फल उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी की जा सके, अच्छा उत्पादन जो है अपन ले सके। तो आज का जो मेन पॉइंट है वो है फल उत्पादन योजना या फल योजना, फल उत्पादन योजना या फल योजना। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि ये जो फल रोपण जो है या फल उत्पादन जो है वो एक दीर्घकालीन योजना होती है, दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है, या मैं कहूँ कि दीर्घकालीन नियोजन होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फल वृक्ष या फल उत्पादन दीर्घकालीन नियोजन होता है। क्या पढ़ा था हमने कि जो फल उत्पादन जो है वो एक दीर्घकालीन नियोजन है, लंबे समय बाद में जो आय है वो प्राप्त होती है फल उत्पादन में। तो इसके लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता होगी ताकि अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सके। उस योजना के अंतर्गत हमें पहले कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग बनानी होगी जिसके द्वारा हम आसानी से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। तो उस योजना में पहला जो हो जाता है वो आता है बाढ़ निवारण। सबसे पहला जो अपना कार्य होता है वो होता है कि जो फल उत्पादन होता है जिस फसल में चारों ओर से कंटीले तार, कंटीले तार, इसके अलावा जो से कांटेदार जो पादप होते हैं नागफनी, जंगल जलेबी, इसके अलावा विलायती बबूल, एग्जाम्पल से बात करो तो इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, इस प्रकार के जो तार होते हैं, उन वृक्षों से या उन तारों से, तारों की वजह से बोलते हैं, उसके द्वारा हमारा जो क्षेत्र है जिसमें हमें फल वृक्ष रोपित कर रहे हैं, सबसे पहली अपनी योजना ये होनी चाहिए कि वो जो एरिया जो है वो क्षेत्र जो है वो विशेष बाढ़ के द्वारा, चाहे वो कंटीले तारों द्वारा हो, चाहे नागफनी द्वारा हो, चाहे वो जंगल जलेबी जो पादप है या विलायती बबूल है, उसके द्वारा हमें सुरक्षित कर लेना चाहिए। पहला अपना जो कायदा है, पहली जो अपनी योजना है वो होती है बाढ़ लगाना, ताकि बाहरी जो आघात जो है जैसे आवारा पशु वगैरह है तो उससे हमारे जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की सुरक्षा की जा सके। तो पहला जो काम हो क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पर हमें वृक्ष लगाने हैं उन वृक्षों को क्या करें पर बाढ़ लगानी चाहिए, पहला बात। दूसरा है क्या योजना की अगर बात करें तो आती है भूमि की प्रारंभिक तैयारी। बाढ़ आने के बाद में दूसरा इसका जो चरण आता है, दूसरी हमारी योजना जो है, हमारी प्लानिंग है वो ये होनी चाहिए कि जो मृदा है, इस मृदा में हमें वृक्ष रोपित करने हैं, उस मृदा के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व वगैरह जो हैं वो उपलब्ध है या नहीं। यदि उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम खाद वगैरह डाल के और उसमें जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं ताकि जो ग्रोथ रेट है पादपों की वो लगातार बनी रहे, है ना। तो बुआई करके क्या किया जाता है, भूमि का समतलीकरण किया जाता है, तो तैयारी समतलीकरण, ठीक है। और बुआई से पहले खाद या उर्वरक की
पुल। ये जो कार्य है वो किसमें किया जाता है? पूरी की प्राथमिक तैयारी में की जाती है। ये जो भूमि जो है वो ऊबड़ खाबड़ है कि नहीं है, यदि है तो उसको समुद्रीकरण जो है वो करवा दिया जाता है। इसके अलावा यदि उसमें खाद या उर्वरक या पोषक तत्वों की कमी है तो बुआई से पहले ही उसमें खाद और उर्वरक जो है उसकी पूर्ति कर दी जाती है। ये हो जाता है भूमि की तैयारी। उसके बाद में तीसरा जो अपनी योजना में आता है वो आता है वायु रोधी वृक्ष। अलग अलग जो तापमान होता है, अलग अलग फसलें होती हैं, अलग अलग टाइप्स के पौधे होते हैं। कहने का मतलब हमने यहाँ भी पढ़ा दीर्घकालीन नियोजन। तो हमारा जो भारत देश है उसमें लगातार एक जैसे मौसमी लगातार जो मौसम है वो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन पौधे परिवर्तित नहीं होते। तो उन्हें जो जलवायु में जो मौसमी जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों से बचाने के लिए जो हमारे वृक्षारोपित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के चारों ओर ऐसे वृक्षों का निर्माण किया जाता है, ऐसे वृक्षों को लगाया जाता है जो सीधा टेम्परेचर वगैरह जो है या हवा जो है या तापमान जो है हमारी वृक्ष जो है उनसे टकराने से रोकता है। जैसे किसी से बता देंगे ठंड या गर्मी से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बचाने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, जैसे ठंड है, गर्मी है, बरसात है, गर्म हवाएं चल रही, तो इन सबसे बचाने के लिए वायु रोधी वृक्ष जो है वो लगाए जाते हैं ताकि सीधी जो वायु है, ठंडी वायु या गर्म वायु सीधी हमारे वृक्ष है उनसे ना टकराए। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स की बात करूं? जामुन, ये जो वृक्ष है इन वृक्षों का निर्माण किया है। इसके अलावा शीशम की, ये जो वृक्ष है ये वृक्ष हमारे चारों ओर जो बाढ़ वगैरह है उसके पास में लगाए जाते हैं ताकि ठंडी हवा या गर्म हवा जो है वो सीधा हमारे वृक्ष तक ना पहुंचे और उसके ऊपर किसी प्रकार का जो प्रतिकूल प्रभाव है ना पड़े। इसके अलावा चौथा जो योजना में लागू होता है वो होता है सड़क एवं रास्ते। हमारा जो फल उत्पादन क्षेत्र जो है, फल वृक्ष क्षेत्र, इसमें क्या होता है प्रत्येक वृक्ष तक हमें जो खाद उर्वरक है या अन्य जो साधन है या वहां से अच्छे उत्पादन के लिए विशेष रास्तों की आवश्यकता होती है। वो रास्ते सुगम होने चाहिए। कहने का मतलब फल वृक्ष क्षेत्र में उत्पादन विस्तारण का मतलब जो उत्पादन हुआ है उसको बाहर निकालना है, उसको विस्तारित करना। इसके अलावा वह प्रत्येक वृक्ष तक खाद उर्वरक और पहुंचाने के लिए सुगम रास्ते बनाने चाहिए ताकि जो फल क्षेत्र है उसमें उत्पन्न होने वाले या पैदा होने वाले जो वृक्ष जो फल हैं उनको आसानी से वहां से निकाला जा सके और उन पौधों तक प्रत्येक जो सामग्री है खाद वगैरह वो प्रत्येक सामग्री जो है वो पहुंचाई जा सके। इसके लिए हमें हमारी जो योजना होनी चाहिए उस योजना में ये शामिल होनी चाहिए कि हमें प्रत्येक वृक्ष तक प्रत्येक जो पंक्ति है उस प्रत्येक पंक्ति तक विशेष जो सुगम रास्ते और जो है उनका निर्माण कर लेना चाहिए। तो पहला था बाढ़ लगाना, दूसरा था भूमि की प्रारंभिक तैयारी, तीसरा था वायुरोधी वृक्ष, उसके बाद था सड़क एवं रास्ते। इसके अलावा हम बात करें अगली योजना की तो आती है सिंचाई एवं जल विकास। सिंचाई एवं जल विकास या सिंचाई की नालियां।
तो इसमें हम बात करें सिंचाई की नाली। आप जो आपकी जो बुक है उसमें यही पॉइंट है, सिंचाई की नालियां। अलग अलग जो पादप होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनको फव्वारा सिस्टम के द्वारा, कौन सिस्टम के द्वारा, फव्वारा सिस्टम के द्वारा, फव्वारा। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनको ड्रिप तंत्र। अलग अलग जो पादप होते हैं उनको अलग अलग जो सिंचाई के साधन है उनकी आवश्यकता होती है। तो उस पादप की आवश्यकता के अनुसार, उस पादप की सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार हमें विशेष प्रकार की जो नालियां हैं, चाहे वो फव्वारा सिस्टम हो, ड्रिप सिस्टम हो, तो पहले से ही हमें योजनाबद्ध तरीके से उनको व्यवस्थित कर लेना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत हम उससे वृक्ष तक पानी पहुंचा सकें। यानी कृत्रिम रूप से उसकी जो पानी की पूर्ति है, यानी कि सिंचाई जो है वो समय पर की जा सके, ताकि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो बनी रहे। इसके अलावा अपनी जो योजना आती है वो आती है आवास एवं कार्यालय। आवास एवं कार्यालय, ये जो योजना है वो भी हमें फल उत्पादन योजना में शामिल करनी चाहिए। ये जो आवास और कार्यालय जो है वो वृक्ष रोपण के बाद में सारी प्रक्रिया होने के बाद में अपन स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हमें जो योजना है उस योजना में लागू रखना चाहिए, योजना में बनाए रखना चाहिए। क्योंकि बाइट में अपन जो हमारे जो कारीगर वगैरह हैं, जो मजदूर वगैरह हैं, वो फल उत्पादन वृक्ष जो है फल वृक्ष जो है उनमें विशेष निराई वगैरह कार्य करना, उनकी संधाई करना, उनकी कटाई छटाई करना, इसके अलावा परिपक्व हो जाते हैं फल तो तुड़ाई वगैरह करना। तो इसके लिए हमें वहाँ एक विशेष परिश्रम करने के बाद में विश्राम के लिए आवास की आवश्यकता होती है। तो उस आवास जो है वो भी नियमित जो है या उससे फल क्षेत्र जो है उसमें व्यवस्थित होना चाहिए। कार्यालय की बात करें वो क्यों होना चाहिए? फल उत्पादक जो है वो एक दीर्घकालीन योजना है। बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जो फल उत्पादन योजना जो है वो एक क्या है, दीर्घकालीन योजना है। तो इसके लिए हमें विशेष कार्यालय की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कौन से पौधे में कितने समय पर कितनी जो मात्रा में खाद वगैरह दी गई है, कितनी मात्रा में उसको दवाइयां वगैरह दी गई है, कब उसका छिड़काव किया गया है, कब उसका छिड़काव आगे की तरफ करना है। तो इस प्रकार के जो रिकॉर्ड वगैरह है, कितने पौधे लगे हुए हैं, कौन सी प्रजाति के कितने पौधे लगे हुए हैं, कौन सी प्रजाति के कौन कौन सी जो प्रक्रियाएं वो अपनानी गई हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी है, तो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रखा जाता है? कार्यालय में रखा जाता है। तो इसलिए आवास और जो कार्यालय है उनको भी फल उत्पादन जो योजना है या फिर उद्यान योजना जो है उसके अंदर शामिल किया गया है। ये था फल उत्पादन योजना। अब अगली जो बात क्या आती है कि जो फल उद्यान जो है वो योजना तैयार कर ली, योजना तैयार करने के बाद में हमें उस क्षेत्र के अंदर क्या रोपित करने हैं? वृक्ष लगाने हैं। क्या लगाने हैं? वृक्ष लगाने। तो वृक्ष लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उस भूमि का रेखांकन करते हैं। तो अगला आपका जो पॉइंट आता है वो आता है रेखांकन। क्या करते हैं उसका? रेखांकन। रेखांकन करने के लिए क्या करते हैं? पहले ही जो ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि सबसे पहला जो काम है कि जो बाढ़ होती है, अपन जहाँ फल वृक्ष जो है वो रोपित कर रहे हैं उसकी दूरी बाढ़ से कम 6 मीटर की जो है वो होनी चाहिए। तो रेखांकन करते समय जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि फल वृक्ष की पंक्ति बाढ़ से 5 से 6 मीटर दूरी रखी जाती है। पहला जो काम है वो क्या है कि जो बाढ़ से कितनी दूरी रहती है? 5 से 6 मीटर दूरी जो है वो अपने को रख के और वहां पर रेखांकन कर देना चाहिए। पहला। दूसरा, फल और फल के मध्य की जो दूरी है उस दूरी से
वृक्ष और वृक्ष की जो दूरी है उससे जो पंक्ति जो दूरी है वो आधी रखी जाती है। जैसे मान लीजिए वृक्ष और वृक्ष की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर। तो मैंने अभी क्या कहा था कि वृक्ष और वृक्ष की जो दूरी है उससे पंक्ति और पंक्ति की दूरी आधी रखी जाती है, ताकि पर्याप्त मात्रा में उसका जो विकास है, पर्याप्त मात्रा में सभी जो आवश्यक सामग्रियां जो है उस पादप तक पहुंच सके। तो वृक्ष की जो दूरी है, तो पंक्ति की दूरी कितनी होगी, पंक्ति की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। 4 मीटर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। मैंने बताया आपको कि वृक्ष की दूरी, यहां वाली दूरी, वृक्ष की दूरी से पंक्ति की दूरी आधी रखी जाती। कितनी रखी? वृक्ष से की जो वृक्ष की जो दूरी है उससे पंक्ति की दूरी होगी कितनी की जाती है, आधी। जैसे वृक्ष और वृक्ष की दूरी मान लीजिए 8 मीटर है, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होगी, 4 मीटर की होगी। पहले दूसरी बाय द वे मान लीजिए हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो वृक्षारोपण के अंदर जो पंक्ति है उस पंक्ति के संपूर्ण के अंदर जो वृक्ष है वो लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये संपूर्ण हो गया, ये मान लीजिए 4 मीटर दूरी, ठीक है, ये 3 मीटर मान लीजिए, ये 3 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर, ठीक है। यहां पर वृक्ष लगा हुआ, दूसरा जो वृक्ष है वो इससे कितनी दूरी पे होगा, 5 मीटर की दूरी पर होगा। इस प्रकार से जो वृक्ष है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रेखांकन किया जाता है ताकि जो दूरी है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 मीटर की गई है बाहर से, तो वृक्ष और वृक्ष की दूरी है वो यहाँ वृक्ष लग गया, ठीक है। तो यहाँ से वो दूरी कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। दूसरी जो पंक्ति है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, दूसरा वृक्ष वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ से इतनी दूरी अगला जो वृक्ष है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस प्रकार से ये 12वां क्षेत्र है, इससे विशेष जो दूरी है उस दूरी के ऊपर जो वृक्षारोपण है वो किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आ गया ये, ठीक है, फिर मान लीजिए ये यहाँ से दूरी यहाँ आती है, तो अगर वृक्ष कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से जो वृक्षारोपण है उसका रेखांकन करके और हमें जो वृक्ष जो है उनको तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपना जो अगला पॉइंट आता है वो इसी को संदर्भ जो आगे विस्तार जो है उससे अपन अगली जो क्लास होगी उस पर ध्यान करेंगे। अगला इसका पॉइंट आता है कि हर योजना जो है उसमें रेखांकन करने के बाद में हमें वृक्ष लगाना है, क्या लगाएं, वृक्ष। तो वृक्ष लगाने के समय हमें कौन कौन सी विधियों को काम में लेना चाहिए, तो वृक्षारोपण की विधियां, कौन कौन सी विधियां जो है काम में ली जाती है। उसमें पहली आती है आयताकार या त्रिभुजाकार ले लो, पंचभुजाकार ले लो, या जो विधियां हैं जैसे वर्गाकार वगैरह वो ले सकते हैं। तो वृक्षारोपण में जो विशेष विधियों ताकि ये विधियां अपनाई की जाती है, देखने वाली बात ये कि ये जो विधियां वृक्षारोपण के लिए वो अपनाई की जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य जो है क्या होता है कि हमारा जो उत्पादन है उस उत्पादन पे किसी प्रकार का जो प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो पहले इसकी विधि आती है वो आती है वर्गाकार विधि, दूसरी आती है आयताकार विधि, तीसरी आती है त्रिभुजाकार विधि, उसके बाद चौथी आती है पंचभुजाकार या गोलक विधि, इसके बाद में आती है षटभुजाकार, उसके बाद में जो सातवीं विधि आती है वो आती है समुच्चय, समुच्चय या कंटूर। तो इन विधियों के द्वारा जो है वो
वृक्षारोपण जो है वो किया जाता है ताकि सभी जो आवश्यक तत्व जो है या आवश्यकताएं जो है या जो योजना हमने जो बनाई थी वो सभी इसी विधियों के अंदर शामिल की जाती है और वृक्षारोपण है वो किया जाता है। तो आज की जो बात थी उसमें हमने पढ़ा फल उत्पादन योजना या फल उद्यान योजना बोल सकते हैं इसको, फल उद्यान योजना। उसमें हमने पढ़ा था कि भाई एक दीर्घकालिक नियोजन होता है, इसलिए इसके अंदर विशेष से जो योजना है उस योजना की आवश्यकता होती है। उस योजना के अंदर अपना बाड़ लगाना है, भूमि की प्रारंभिक तैयारी करना है, वृक्ष वायु वृक्ष लगाना है, सड़क एवं रास्तों का निर्माण होना चाहिए, सिंचाई की विशेष नालियां होनी चाहिए, आवास और कार्यालय वगैरह होना चाहिए। ये योजना के बारे में हमने पढ़ा था। योजना तैयार करने के बाद में हमें अगला जो चरण आता है फल उद्यान का, वो आता है कि हमें विशेष जो रेखांकन है उसके द्वारा करने के बाद में ही वृक्षारोपण करना चाहिए। उसमें हमने पढ़ा कि भाई जो पंक्ति है वो उसकी दूरी बाढ़ से लगभग 5 से 6 मीटर दूरी लिखी जाती है। फिर वृक्ष और जो पंक्ति की दूरी है वो निर्धारित की जाती है। जैसे मान लीजिए वृक्ष और वृक्ष की दूरी है उससे पंक्ति और पंक्ति की दूरी है वो आधी लिखी जाती है। जैसे मान लीजिए वृक्ष और वृक्ष की दूरी 8 मीटर है तो पंक्ति और पंक्ति की दूरी उसकी आधी होगी, कितनी 4 मीटर होगी। ठीक है, उसके बाद रेखांकन जो है इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था कि भाई कौन कौन सी विधियों से हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। तो उसमें टोटली 7 मेथड्स हैं। वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, षटभुजाकार विधि है या पंचभुजाकार या पूरक विधि है, षटभुजाकार है, समोच्च और कठोर विधि है। इन विधियों से अपन उस क्षेत्र के अंदर कौन से क्षेत्र में, फल उद्यान क्षेत्र में या फल उत्पादन क्षेत्र में अपन जो फल वृक्ष हैं उनका आरोपण करते हैं, उनका रोपण जो है वो करते हैं। आगे की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में जो जितनी भी विधियां हैं, कौन सी फल वृक्ष रोपण की विधियां जो है, वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है, षटभुजाकार है, समोच्च या कठोर है, तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे ये जो क्लास थी उसमें अपने पढ़ा फल उद्यान योजना, और आगे वाली क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने इसकी जो विधियां हैं उन विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद।